दोस्तों रिसेंटली भारत और ईरान के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इसके चलते अभी आने वाले 10 सालों तक ईरान की जो छवार पोर्ट है उसको भारत इस्तेमाल करने वाला है या ऑपरेट करने वाला है। इससे पहले भी भारत और ईरान के बीच छवार पोर्ट को लेकर एक एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका था। तो ये नया एग्रीमेंट क्या है, इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलने वाला है और असल में छवार पोर्ट भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, या फिर अभी ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाया जा रहा है उसका भारत और छवार पोर्ट पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये पता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छवार पोर्ट कहाँ पर मौजूद है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो छवार पोर्ट ईरान की साउथ ईस्टर्न पार्ट में मकरन कोस्ट में मौजूद है और ये बंदर अब्बास के बाद ईरान का इकलौता पोर्ट है जो उसे इंडियन ओशन में जाने के लिए इजी एक्सेस को प्रोवाइड करता है। इसी के साथ ये सेंट्रल एशियन लैंडलॉक कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ भी ट्रेड करने का शॉर्टेस्ट रास्ता है। ये पोर्ट पाकिस्तान की बलूचिस्तान रीजन के काफ़ी करीब पड़ता है और ये पाकिस्तान की ग्वादार पोर्ट से बस 170 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो कि एक और कारण है जिस वजह से भारत इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। अब हालांकि पिछले कुछ सालों से हम छवार पोर्ट के बारे में काफ़ी खबर सुनते आ रहे हैं, खास करके जब से भारत की तरफ से इस पोर्ट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया गया तब से इसको लेके काफ़ी खबर आते हैं। लेकिन ये पोर्ट इससे काफ़ी पुराना है, यानी कि इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। ईरान के एक स्कॉलर थे जिनका नाम एल-बेरूनी था। उन्होंने लिखा था कि इंडियन कोस्ट तीस नाम के एक पोर्ट से शुरू होता था जो कि बलूचिस्तान और छवार रीजन में पड़ता था, यानी कि उस समय में बलूचिस्तान और हो ना हो छवार पोर्ट भारत के कंट्रोल में मौजूद था। इसके बाद पोर्तुगीज ने इस पोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था और ये पोर्ट लगभग 1621 तक पोर्तुगीज के कंट्रोल में रहता है। इसके बाद ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1970s के समय में ईरान के उस समय के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ये अनाउंस करते हैं कि छवार पोर्ट को एक नेवल बेस के तौर पर डेवलप किया जाएगा और इसके लिए लगभग $600 मिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच छवार पोर्ट को लेकर डिस्कशन चालू होता है। यूएस की कंपनी आकर छवार पोर्ट की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं और यूएस ईरान को ये कहता है कि इमरजेंसी में वो इस पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि इसी बीच ओपेक और बाकी ऑयल कंपनीज के बीच ईरान फंस जाता है और वो कैश आउट हो जाते हैं, जिस वजह से छवार पोर्ट की डेवलपमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसके बाद 1979 आते आते ईरानियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, फिर इराक और ईरान का वॉर होता है। तो इस बीच छवार पोर्ट की एक्चुअल डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हो जाता है। लेकिन ये जो जंग हुआ था इसका छवार पोर्ट पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि इस समय में छवार पोर्ट एक मेजर लॉजिस्टिक सप्लाई हब की तरह काम करता है और इसकी इंपॉर्टेंस सबको पता लग जाता है। अब 90s आते आते इसमें भारत की एंट्री होती है। इस समय भारत, ईरान और रशिया एक साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस को पाकिस्तानी सपोर्टेड तालिबान के खिलाफ सपोर्ट करते हैं और इसी समय ईरान की तरफ से ऑफिशियली भारत को छवार पोर्ट का एक्सेस ऑफर किया जाता है ताकि भारत आसानी से अफगानिस्तान तक पहुंच सके। इसके बाद 1997 में भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसमें छवार पोर्ट की मदद से सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने की प्लानिंग की गई थी। और फिर उसके 3 साल बाद 2000 में रशिया के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसमें रशिया की तरफ से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को ऑफर किया जाता है, जो कि भारत की मुंबई पोर्ट से शुरू होकर छवार पोर्ट से होते हुए ईरान, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, रशिया और फिर यूरोप के साथ कनेक्ट करती है। और इससे सेंट्रल एशिया के साथ साथ भारत को यूरोप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता पहले पड़ता था वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद 2003 से लेकर 2009 के बीच लगातार छवार पोर्ट और ईरान और अफगानिस्तान की सभी मेजर सिटी को रोड और रेल नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश किया जाता है। इस दौरान भारत की तरफ से दिलराम और जरांज के बीच एक रोड को बनाया जाता है और उसके लिए करीब $134 मिलियन इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि ईरान की बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान की दिलरम सिटी को कनेक्ट करता था। सेम टाइम पर ईरान की तरफ से छवार पोर्ट की फर्स्ट फेज की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था और इसके लिए लगभग $340 मिलियन इन्वेस्ट किया जाता है और छवार पोर्ट से मिलक तक रोड को बना लिया जाता है, जो कि जरांज के काफ़ी करीब पड़ता था। फिर 2012 आते आते सभी मेजर अफगानिस्तान के सिटी के साथ छवार पोर्ट को रोड नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाता है और इसी रास्ते का इस्तेमाल करके 2012 में भारत की तरफ से भेजे गए 1 लाख टन गेहूँ अफगानिस्तान पहुंच जाता है और यहीं से अफगानिस्तान का पाकिस्तान की कराची पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने लगता है और जो बिजनेस पहले कराची पोर्ट के रास्ते हुआ करते थे वो अभी धीरे धीरे छवार पोर्ट के रास्ते होने लगते हैं। अब इसी बीच काफ़ी कुछ होता रहता है और फिर 2016 को
ऑफिशियली भारत और अफगानिस्तान और ईरान के बीच एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें भारत की कंपनी पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कंदला पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी, उसको ईरान की छवार पोर्ट को डेवलप और मैनेज करने का काम मिल जाता है, जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है, जिसमें कुल मिलाकर भारत को छवार पोर्ट की 2 वर्थ को डेवलप करना होता है। इसके बाद पोर्ट ग्लोबल की तरफ से छवार पोर्ट की एक 640 मीटर लंबी कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी को मरम्मत किया जाता है और एक 600 मीटर लंबी एक और कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी को बना लिया जाता है। इसके बाद पोर्ट को मैनेज करने के लिए बाकी जितने भी क्रेन्स वगैरह ज़रूरत पड़ती है या मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उनको पोर्ट ग्लोबल की तरफ से वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। अब 2017 आते आते भारत की तरफ से ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के अंदर पहली शिपमेंट को अफगानिस्तान के लिए भेजा जाता है। अब अभी की एग्रीमेंट की बात करें तो 13 मई 2024 को जो एग्रीमेंट भारत और ईरान के बीच साइन किया गया, ये दरअसल 2016 में साइन किए गए एग्रीमेंट का एक तरीके का अमेंडमेंट है। 2016 में भी भारत को इस पोर्ट की अथॉरिटी 10 साल के लिए दिया गया था और अभी भी हमें ये पोर्ट 10 साल के लिए मिल रहा है। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि 2016 में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उसमें हमें इस पोर्ट को डेवलप करना था, लेकिन अभी नए एग्रीमेंट के साथ भारत को कम्प्लीटली छबार पोर्ट की एक्सेस मिलने वाली है और अभी भारत पूरी तरीके से इस पोर्ट का इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकता है और इसको डेवलप भी कर सकता है। और ये एग्रीमेंट अभी 10 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकता है, जब तक भारत और ईरान के रिलेशन अच्छे रहते हैं और इनमें से कोई एक इस एग्रीमेंट से पीछे हटना नहीं चाहता है, तब तक एग्रीमेंट ऐसे ही कंटिन्यू करने वाला है। अब तक आपको लगभग समझ आ गया होगा कि छबार पोर्ट भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। ये भारत की मुंबई पोर्ट को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ने के लिए काम करता है और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऑपरेशन होने के बाद भारत को सेंट्रल एशिया, यूरोप और रशिया तक सामान पहुंचाने के लिए पहले के मुकाबले काफ़ी कम रास्ता कवर करना पड़ेगा। एक एस्टिमेशन के मुताबिक ऐसे होने से शिपमेंट की कॉस्ट 60% तक रिड्यूस होने के साथ साथ शिपमेंट का जो टाइम है वो करीब 50% के आसपास रिड्यूस होने वाला। यानी कि अगर हमको पहले एक सामान को रशिया पहुंचाने के लिए 10 रुपये लगते थे और 10 दिन का समय लगता था, अभी वही सामान हम 5 दिन के अंदर रशिया पहुंचा सकते हैं और ऐसा करने के लिए हमको बस 4 रुपये की लागत लगने वाली है। इसके अलावा इस मैप से आप देख सकते हैं कि छबार पोर्ट ओपन होने से हम लगभग सभी सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ हमारा डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले हमको अगर तुर्कमेनिस्तान या अजरबैजान तक कोई सामान पहुंचाना होता था तो हमें एक पूरा चक्कर लगाकर यूरोप होते हुए रशिया आना पड़ता था और फिर रशिया से वहां पर आना पड़ता था, क्योंकि हम डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर से होते हुए ट्रेड नहीं कर सकते और पाकिस्तान एक मेजर कारण है जिस वजह से भारत डायरेक्टली सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा है और सालों से भारत इसी को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है और फाइनली छबार पोर्ट के रास्ते भारत को ब्रेक थ्रू यहाँ पे मिलने वाला है। अगर पीओके अभी भारत के कंट्रोल में होता तो शायद अभी हम डायरेक्टली अफगानिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, जिस वजह से छबार पोर्ट अभी के लिए हमारे लिए ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा ये पाकिस्तान की ग्वादार पोर्ट्स को काउंटर करने के लिए भारत के पास इकलौता रास्ता है, जिसको अभी चाइना डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और ये चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी एक हिस्सा है, जिससे भारत नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की मदद से काउंटर करने वाला है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी के हालात में ईरान और यूएस के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे और रिसेंटली इजराइल के ऊपर हमला करने की वजह से ईरान काफ़ी हिट लिस्ट में आ चुका है, जिस वजह से ईरान के ऊपर अभी काफ़ी सारे सैंक्शंस लगने वाले हैं और भारत और ईरान के बीच इस नए एग्रीमेंट को साइन करने के एक दिन बाद ही यूएस की तरफ से भारत को सैंक्शंस की धमकी देना चालू कर दिया गया। हालांकि ये पहले से भी चलता आ रहा है और 2016 में किए गए एग्रीमेंट के बाद भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सेम तरीके के स्टेटमेंट दिए गए थे और भारत को धमकाया गया था, पर फिर 2018 में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से छबार पोर्ट को सैंक्शन में से कुछ एक्सेप्शन देने का फैसला किया गया था ताकि अफगानिस्तान को भारत एड प्रोवाइड कर सके। पर अभी हालात थोड़े बिगड़ चुके हैं, जिसमें छबार पोर्ट को फर्दर डेवलप करने में और इसमें इन्वेस्टमेंट करने में भारत को परेशानी होने वाली। हालांकि आप देख सकते हैं कि भारत की जियोपॉलिटिकल रिलेशन अभी काफ़ी बेहतर पोजीशन पर मौजूद है। हमारे यूनाइटेड स्टेट के साथ अच्छा रिलेशन है और यूएस अभी के हालात में भारत की इंटरेस्ट को हानि पहुंचाना नहीं चाहता है। हमारा इजराइल के साथ भी बहुत ही अच्छा रिलेशन है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी काफ़ी बड़ी है और दोनों के बीच तनाव जब पीक पर था तभी हमारी तरफ से इस पोर्ट के एग्रीमेंट को साइन किया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि हमारी फॉरेन अफेयर अभी काफ़ी मजबूत है, जिस वजह से ये उम्मीद किया जा रहा है कि जिस तरीके से पहले भी भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शंस की ओवियर दिया गया था, इस बार भी वैसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट को पता है कि भारत की इंटरेस्ट को हानि पहुंचाकर उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। पर फिर भी अभी के हालात में छबार पोर्ट को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना और इसमें इन्वेस्टमेंट करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।